नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। 2026 का केंद्रीय बजट हुआ पेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ा। इनकम टैक्स में बदलाव नहीं हुआ। 17 कैंसर मेडिसिन ड्यूटी फ्री हुई। 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश कर दिया। वे संसद में 85 मिनट बोली, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही। बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं हुआ। निर्मला सीतारमण लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची जरूर थी, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली योजनाएं और घोषणाएं नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में वित्त मंत्री ने जियोपॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया, यानी कि कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गाड़ी चलाना होगा किफायती, सस्ती होगी सीएनजी, बायोगैस पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। जी हां दोस्तों, खेत में बची पराली, शहर का कूड़ा और उससे बनी बायोगैस अब सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं रह गई है। बजट के मंच से सरकार ने तय कर दिया है कि बायोगैस वाली सीएनजी यानी कि बायो सीएनजी मिक्स पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ेगा। मतलब ये कि गाड़ी चलाते वक्त जेब भी कम डीली होगी और हवा भी थोड़ी साफ होगी। इस बार के दोस्तों बजट की यही वो खास बात है जो आम आदमी तक सीधे पहुंचती हुई नजर आ रही है। आज संसद में अपना 9वां बजट पेश कर रही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब बायोगैस मिक्स सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का कैलकुलेशन करते समय बायोगैस के पूरे प्राइस को ध्यान में रखा जाएगा। इसका सीधा फायदा यह होगा कि बायोगैस वाली सीएनजी सस्ती होगी और उस पर टैक्स का बोझ कम होगा। इससे पहले बायोगैस के प्राइस को भी शामिल किया जाता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। डील पहले ही तय हो चुकी है। चीन को भी डील करने के लिए कहा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। उन्होंने दावा किया कि भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। दोस्तों, यह बयान डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी से एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और ईरान से नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ इस सौदे का कॉन्सेप्ट तय हो चुका है। ट्रंप के अनुसार चीन भी अगर चाहे तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिल गेट्स बोले, रूसी लड़कियों से संबंध नहीं बनाए। यौन बीमारी के दावे को भी गलत बताया। कहा, एपस्टीन फाइल्स में लगे आरोप पूरी तरह झूठे हैं। जी हां दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर और अरबपति बिल गेट्स ने रूसी लड़कियों से संबंध बनाने और यौन बीमारी होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में दावा किया गया है कि बिल गेट्स के रूसी लड़कियों के साथ यौन संबंध थे और इसके बाद उन्हें यौन रोग यानी कि एसटीडी भी हो गया था। गेट्स के प्रवक्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ये दावे गेट्स को फंसाने और बदनाम करने की कोशिश है। प्रवक्ता के अनुसार इन दस्तावेजों से सिर्फ इतना पता चलता है कि जेफरी एपस्टीन इस बात से नाराज था कि बिल गेट्स ने उनसे दूरी बना ली थी। इसी वजह से वह गेट्स की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक गलत फैसला और मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगी जंग। खोमेनी ने डोनाल्ड ट्रंप को बता दी हद। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि अगर उन्होंने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो मिलिट्री एक्शन का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के इन धमकियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनी ने अब तक का सबसे जबरदस्त जवाबी हमला दिया है। दरअसल दोस्तों, अयातुल्लाह अली खोमेनी ने अमेरिका को टकासा जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इससे पूरी मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध भड़क जाएगा। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं और दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छुए। जालंधर के डेरा बल्ला में बोले, पंजाब के कपड़े यूरोप में बिकेंगे। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदला जाएगा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदासिया समाज के जालंधर स्थित सबसे बड़े धार्मिक स्थल डेरा सचखंड बल्ला पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छूकर श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा रिश्ता संत रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। मैं पंजाब की धरती को नमन करता हूं। यह बात उन्होंने पंजाबी भाषा में कही। साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री ने आज पेश हुए बजट में पंजाब को मिले लाभ का भी जिक्र किया। साथ ही यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि अब पंजाब में बने कपड़े और सामान यूरोप के बाजारों में बिकेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अगली बार बेडरूम में छाती पर लगेगी गोली। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को लॉरेंस बिश्नोई की धमकी।
जी हाँ दोस्तों, मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई। यह फायरिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गुर्गों ने की है। फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। पोस्ट में लिखा है कि अगर हमारी बात समझ में नहीं आई तो अब की बार बेडरूम में छाती पर गोली चलेगी। ये पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, राम राम जय बजरंग बली। सभी भाइयों को आज जो ये मुंबई में शेट्टी टावर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जो ये फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। इसको ये छोटा सा ट्रेलर दिया है। इसको अगर आगे फिर हमारी बात नहीं समझ में आई तो अब घर के बाहर नहीं, इसके बेडरूम में गोली चलेगी, इसकी छाती पर, और आगे पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है। दोस्तों, हमले के बाद रोहित शेट्टी ने अगले 2 दिन के लिए अपने सभी प्लान कैंसिल कर दिए हैं। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों जैसे कि अजय देवगन से भी कहा है कि कम से कम अगले 48 घंटों तक उनसे मिलने न आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान, यूपी और हरियाणा में ओले गिरे, खड़ी फसलों को नुकसान हुआ। उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू। पंजाब में जनवरी में सर्दी का 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार फरवरी का महीना सामान्य से ज्यादा गर्म रह सकता है। आईएमडी डायरेक्टर ने बताया कि फरवरी में रातें कम ठंडी और दिन ज्यादा गर्म हो सकते हैं। इसका कारण ला नीना का कमजोर होना बताया जा रहा है। हालांकि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है। इससे अगले 2 दिन उत्तर पश्चिम और हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होगी। रविवार को राजस्थान, एमपी, यूपी, हिमाचल और हरियाणा में बारिश, ओलावृष्टि और घना कोहरा रहा, जिससे फसलों को नुकसान हुआ। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में आज बर्फबारी शुरू हो गई है। 8 जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश जारी है। इसके अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा में घने कोहरे से 30 यात्रियों से भरी बस पलट गई। एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ है। बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के भी 15 जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी है। कोहरे से रायबरेली समेत 4 जिलों में 8 गाड़ियां टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता के रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफ परोसा गया। यूट्यूबर ने बनाया वीडियो। बीजेपी बोली, बंगाल में हिंदुओं को जबरन बीफ खिलाया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक रेस्टोरेंट में मटन की जगह बीफ परोसने का मामला सामने आया है। बंगाली यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सायक चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि उन्होंने मटन स्टेक ऑर्डर किया था, लेकिन उन्हें बीफ स्टेक परोस दिया गया। उन्होंने बीफ को मटन समझकर खा लिया। सायक चक्रवर्ती शुक्रवार रात अपने दोस्तों के साथ पार्क स्ट्रीट स्थित एक पब रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। उन्होंने एक मटन स्टेक ऑर्डर किया था। कुछ देर बाद वेटर एक और प्लेट लेकर आया और कहा कि यह मटन स्टेक है। तब सायक को शक हुआ कि पहले परोसा गया स्टेक मटन नहीं था। सायक ने जब वेटर से सवाल किया तो उसने दावा किया कि 2 स्टेक ऑर्डर किए गए थे, एक मटन और एक बीफ। हालांकि सायक का कहना है कि उन्होंने सिर्फ एक मटन स्टेक ऑर्डर किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की याचिका। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सीईसी ज्ञानेश और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की थी। दरअसल दोस्तों, यह याचिका 28 जनवरी को दायर की गई थी। ममता बनर्जी फिलहाल दिल्ली की फ्लाइट में सवार है। वह थोड़ी देर में दिल्ली पहुंच सकती है। वह टीएमसी मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हुए चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त से शाम 4 बजे मुलाकात करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर अब भी है सस्पेंस। शरद पवार मुंबई पहुंचे। सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेकर बारामती लौटी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच एनसीपी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार रविवार सुबह बारामती से मुंबई के लिए रवाना हो गए, जबकि अजित पवार की पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बारामती लौट आई है। शरद पवार अपने भतीजे और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के 4 दिन बाद मुंबई पहुंचे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेजी के बाद सोना चांदी धड़ाम। 3 दिन में 1.25 लाख टूटी सिल्वर। गोल्ड का भी हुआ बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, बजट भाषण शुरू होने से पहले चला गिरावट का दौर बजट स्पीच के बाद भी जारी रहा। गिरावट और सिर्फ रही गिरावट। शेयर बाजार से लेकर सोना चांदी तक में आज के दिन भारी गिरावट नजर आई। सोने चांदी में गिरावट का हाल यह रहा कि पिछले 1 से 2 हफ्ते में जितना चढ़ा उससे ज्यादा पिछले दिन में गिर गया। चांदी में पिछले 3 दिन में 1.25 लाख रुपए और सोने में 22,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। संडे को बजट वाले दिन बाजार खुलते ही सिल्वर प्राइस 27,000 रुपए तक गिर गया। सोने में भी जबरदस्त गिरावट आई है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में सोना 22,327 रुपए गिर चुका है। बात करें चांदी की, तो चांदी पिछले 3 दिनों में 1,19,758 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ चल रही है। दोस्तों, मार्केट के एक्सपर्ट फाउंडर मनोज कुमार जैन ने सोने के रेट में आई गिरावट को निवेशकों के लिए इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका बताया है। उन्होंने कहा कि गोल्ड प्राइस में आ रही यह गिरावट केवल एक पैनिक है। शुक्रवार को इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखी गई थी, जिसके बाद रविवार को भारतीय बाजार टूट गए। आज केवल भारतीय बाजार में ट्रेडिंग हुई। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होने के साथ ही सोने की कीमत में फिर से तेजी आने की संभावना है।
सिल्वर के निवेश को लेकर उन्होंने सतर्कता बरतने की बात कही है। उन्होंने बताया कि चांदी के इन दाम पर आज निवेश किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाइब्रिड वारफेयर इलेक्ट्रॉनिक सामान के नाम पर तस्करी हुई। चीन ने अमेरिका के बाद यूरोप में फैलाया ड्रग्स का कारोबार। जी हां दोस्तों, अमेरिका के बाद अब यूरोप में ड्रग्स के जरिए हाइब्रिड वारफेयर शुरू हो गया है। यूरोपोल की रिपोर्ट के अनुसार चीन से भेजे जा रहे काले बाजार के केमिकल से यूरोप में मैथ और एक्सटेक्सी जैसे क्लास ए ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। इस महीने यूरोप के कई देशों में छापेमारी कर 24 इंडस्ट्रियल लैब्स को बंद किया गया और 1000 टन से ज्यादा प्रीकर्सर केमिकल जब्त किए गए। इनमें से ज्यादातर चीन से आए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले ये युवा शक्ति का बजट है। राहुल गांधी ने कहा युवाओं को कुछ नहीं मिला। ममता बनर्जी ने बिखरा हुआ बताया बजट। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को युवाओं का बजट बताया। उन्होंने कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। ये स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास है। सबसे बड़ी पूंजी नागरिक इसी में निवेश किया। उधर दोस्तों, विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार वाला बजट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। वहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद ही बिखरा हुआ बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को कुछ नहीं दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट के बाद सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495 अंक टूटा। वजह फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस का टैक्स बढ़ाया गया। जी हां दोस्तों, बजट के बाद 1 फरवरी को शेयर बाजार गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 1546 अंक यानी करीब 2% गिरकर 80,722 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495 अंक टूटा। ये 24,825 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सरकार ने फ्यूचर्स पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया। ऑप्शंस प्रीमियम और एक्सरसाइज पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इस वजह से ही बाजार में यह गिरावट देखने को मिली है। वैसे दोस्तों, बीते 7 सालों में यह बजट के दिन की सबसे बड़ी गिरावट भी है। बात करें दोस्तों आज के मार्केट में टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट के टॉप गेनर्स रहे विप्रो, मैक्स हेल्थ और टीसीएस, जबकि आज के मार्केट के टॉप लूजर रहे बीईएल, हिंडाल्को और ओएनजीसी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीता दिल। न्यूजीलैंड से सीरीज जीतकर इन्हें थमा दी ट्रॉफी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में 46 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की। 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 272 रनों का बड़ा टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए कीवी टीम 225 रनों पर सिमट गई। इस जीत के साथ ही सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने T20 सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया। भारतीय टीम की T20 इंटरनेशनल में यह लगातार 9वीं सीरीज जीत रही। T20 सीरीज जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी रिसीव की। हालांकि इसके बाद उन्होंने जो किया उसने फैंस का दिल जीत लिया। दरअसल दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ईशान किशन और रिंकू सिंह को ट्रॉफी सौंप दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चाइनीज जेट बेचकर कर्जा चुका रहा है पाकिस्तान। F-17 फाइटर जेट्स की सऊदी अरब, लीबिया जैसे देशों से डीलिंग की। हर साल 50 जेट बन रहे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अपना कर्जा चुकाने के लिए चीन के फाइटर जेट्स की अन्य देशों के साथ डीलिंग कर रहा है। उसने नाइजीरिया, अजरबैजान, लीबिया, सऊदी अरब, मोरक्को, इंडोनेशिया, इथोपिया और सूडान जैसे देशों को ये जेट्स बेचे हैं। दरअसल दोस्तों, जिन देशों को जेट्स दिए गए हैं उनमें से 8 मुस्लिम देश हैं। इस्लामाबाद के कामरा में चीन सरकार का चेंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट वेंचर प्रोडक्शन कर रहा है। ये प्रोडक्शन यूनिट पूरी तरह से चीन ही ऑपरेट कर रहा है। चीन के लगभग 500 एरोनॉटिकल इंजीनियर यहाँ पर नियुक्त हैं। कामरा यूनिट से हर साल लगभग 50 जे सीरीज फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। IMF ने ग्लोबल ग्रोथ में भारत को अमेरिका से ऊपर रखा। एलन मस्क बोले बदल रहा है पावर बैलेंस। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले देशों की सूची में भारत को अमेरिका से आगे रखा है, जिस पर अरबपति औद्योगिक एलन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। मस्क ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक चार्ट शेयर करते हुए किया, जो IMF के जनवरी 2026 के अनुमानों पर आधारित है। दरअसल दोस्तों, IMF के इस चार्ट में 2026 में ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ में योगदान देने वाले शीर्ष 10 देशों को दर्शाया गया। चार्ट में चीन को पहले, भारत को दूसरे और अमेरिका को तीसरे स्थान पर रखा गया है। दरअसल दोस्तों, IMF के अनुसार चीन और भारत मिलकर इस वर्ष वैश्विक आर्थिक वृद्धि में
41.6% का योगदान देंगे, जिसमें अकेले भारत का हिस्सा 17% का रहेगा। चीन का योगदान 26.6% का रहेगा। इसके मुकाबले अमेरिका का योगदान सिर्फ 9.9% का रहने का अनुमान है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कार्लोस अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, कंप्लीट किया करियर स्लैम, 87 साल पुराना रिकॉर्ड किया ध्वस्त। दरअसल दोस्तों दुनिया के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 1 फरवरी यानी कि रविवार को मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में खेले गए फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी अल्कारेज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पराजित कर दिया। अल्कारेज ने चौथी सीड जोकोविच के खिलाफ यह मुकाबला 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत लिया। खिताबी मुकाबला 3 घंटे और 2 मिनट तक चला। जोकोविच पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताबी मुकाबला हारे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में बूंदाबांदी, यूपी राजस्थान समेत कई राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। राजधानी और आसपास के इलाकों में आज बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी मौसम बदलने वाला है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी जारी रह सकती है। उधर दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यानी कि आईएमडी ने दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों 1 से 3 फरवरी के दौरान फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी मौसम बदल सकता है। कई इलाकों में गरज बिजली और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई गई है। पहाड़ों पर ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों आईएमडी ने बताया है कि आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस का दावा, अनिल अंबानी ने एपस्टीन से मदद मांगी, मोदी ट्रंप की मुलाकात करानी थी, कल कहा था ट्रंप के लिए मोदी इजराइल में नाचे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को लगातार दूसरे दिन एपस्टीन फाइल्स का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 2 पोस्ट एक्स पर शेयर की। इसमें अनिल अंबानी और अमेरिका के यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के बीच 16 मार्च 2017 को हुई चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। चैट में अनिल एपस्टीन से कुशनर और बैनन यानी कि ट्रंप के करीबी से मुलाकात में उसकी मदद मांगते नजर आ रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात में भी एपस्टीन की हेल्प मांग रहे थे। खेड़ा की दूसरी पोस्ट में 24 मई 2019 को जेफरी एपस्टीन और स्टीव बैनन के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट है। इसमें एपस्टीन ने बैनन से कहा कि मोदी की मीटिंग सच में दिलचस्प थी। मोदी के आदमी ने उसे बताया कि वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका में कोई भी उससे बात नहीं करता। दरअसल दोस्तों 31 जनवरी को खेड़ा ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने मानव तस्करी, नाबालिगों के यौन शोषण और बलात्कार के दोषी जेफरी एपस्टीन की सलाह मानी। अमेरिका के राष्ट्रपति को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में नाच गाना किया। कुछ हफ्ते पहले उनकी मुलाकात। हालांकि दोस्तों भारत सरकार ने इन सब दावों का खंडन किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी अध्यक्ष ने सीएम को गाली दी, गिरफ्तार हुआ। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर में तोड़फोड़ की, आग लगाई और माफी की मांग की। दरअसल दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुट्टूर में प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अंबाकी रामबाबू ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को गाली दी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने शिकायत के बाद रामबाबू को उनके घर से शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी कार्यकर्ताओं ने गुट्टूर की सड़कों और रामबाबू के घर पर कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया। दर्जनों टीडीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबाती के घर और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, साथ ही आग भी लगा दी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कितने रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री मानी जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में कितने रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है तो जल्दी से वह राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चल जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए।